So, very good morning to all of you. वेलकम टू चिन्मय ट्यूटोरियल्स. गाइस, आज हम लोग यहाँ पे अपने अमेंडमेंट्स करेंगे और बहुत सारे अमेंडमेंट्स मैंने आप लोगों को क्लासेस में ही कवर करा दिए हैं. थोड़े थोड़े जो भी रह गए हैं वो मैं आपको यहाँ पे कवर करा देती हूँ जो बिल्कुल न्यू आए हुए हैं. तो आज हम लोग ECIPL के अमेंडमेंट्स करेंगे जो कि दिसंबर 2024 एग्जाम के लिए एप्लीकेबल होंगे. सबसे पहले फेमा में क्या अमेंडमेंट्स आए हैं, तो फेमा में एक मैनर ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट करके एक रेगुलेशन आ गई है. तो फेम मैनर ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट रेगुलेशन 2023. मैनर ऑफ रिसिप्ट में क्या बोला गया है, स्टेट्स दैट एज अदरवाइज इन द मैनर प्रोवाइडेड इन द एक्ट और रूल्स रेगुलेशन मेड देयर, नो पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया शैल मेक और रिसीव पेमेंट फ्रॉम द पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया. इस एक्ट में जिस तरीके से पेमेंट रिसिप्ट लिखा है उसी तरीके से आप लोग बाहर के लोगों से पेमेंट रिसिप्ट वगैरह करोगे, इसके अलावा किसी और तरीके से नहीं करोगे. द रिसिप्ट एंड पेमेंट बिटवीन द पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया एंड पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया शैल अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड बी मेड थ्रू द ऑथोराइज्ड बैंक इन ऑथोराइज्ड पर्सन इन द मैनर स्पेसिफाइड. अब कैसे ऑथोराइज्ड पर्सन से ट्रांजैक्शन मतलब करवाओगे, पेमेंट जब रिसीव करोगे, तो पहला ट्रेड ट्रांजैक्शन. अगर आप किसी बाहर की कंट्री के लोगों के साथ ट्रेड करते हैं तो फिर कैसे हो. रिसिप्ट एंड पेमेंट फॉर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट फ्रॉम द कंट्री गिवन बिलो ऑफ एलिजिबल गुड्स एंड सर्विसेज शैल बी मेड एज अंडर. अगर आप नेपाल और भूटान से कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हो तो एक्सपोर्ट के केस में आप लोग किसी भी पेमेंट में रिसीव कर सकते हो, मतलब किसी भी करेंसी में पैसा रिसीव कर सकते हो. लेकिन इंपोर्ट के केस में आप लोग किस में पेमेंट करोगे, सिर्फ और सिर्फ एक मिनट इंपोर्ट के केस में आप लोग सिर्फ और सिर्फ रुपीज में ही पेमेंट करोगे. तो देखो, ट्रेड ट्रांजैक्शन, receipt and payment for export and import from the countries given below of eligible goods and services shall be made as under. पहला, Nepal and Bhutan. In Indian rupee provided that in case of export from India where the importer in Nepal has permitted by the Nepal राष्ट्रीय बैंक to make payment in foreign currency. अगर नेपाल की राष्ट्रीय बैंक आपको फॉरेन करेंसी में अलाउ करती है तो आप लोग भले ही फॉरेन करेंसी में कर सकते हैं, मतलब हम लोग पेमेंट रिसीव तो फॉरेन करेंसी में कर सकते हैं. सच रिसिप्ट टुवर्ड अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट मे बी इन द फॉरेन करेंसी, सच रिसिप्ट टुवर्ड द अमाउंट ऑफ द एक्सपोर्ट मे बी इन फॉरेन करेंसी. तो आप उसमें पेमेंट रिसीव कर सकते हो, लेकिन पेमेंट करोगे तो आप सिर्फ रुपी में. मेंबर कंट्री ऑफ ACU एशियन यूनियन करेंसी यूनियन. तो एशियन करेंसी यूनियन अदर देन नेपाल एंड भूटान अगर आप लोग हो तो यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, थ्रू ACE मैकेनिज्म, मतलब जो इनके मैकेनिज्म बने हुए, इनका जो ग्रुप का मैकेनिज्म बना है वैसा ही होगा. और साथ में जो आपको RBI ऑथोराइज करता है टाइम टू टाइम. तो वापस सुन लो, ट्रेड ट्रांजैक्शन में अगर आप लोग नेपाल और भूटान से करते हो तो आप लोग एक्सपोर्ट का पैसा तो किसी भी करेंसी में ले सकते हो, मतलब फॉरेन करेंसी में ले सकते हो अगर उनकी बैंक अलाउ करती है. लेकिन इंपोर्ट का पैसा आपको सिर्फ और सिर्फ किस में करना है, इंडियन रुपी में ही करना है, मतलब आप फॉरेन करेंसी में नहीं कर सकते. ACU के केस में क्या है कि नेपाल और राष्ट्रीय भूटान छोड़ दो तो ACU के जो मैकेनिज्म है वो फॉलो करेगा और साथ में RBI के देखा जाएगा, वो जैसे वो बोलेगी. पेमेंट एंड रिसिप्ट इन इंडिया फ्रॉम एनी करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन अदर देन ट्रेड ट्रांजैक्शन, मतलब ट्रेड ट्रांजैक्शन हम लोग ऑलरेडी फर्स्ट पॉइंट पर बिटवीन द पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया एंड पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया हु इज विजिट इन इंडिया. तो पेमेंट एंड रिसिप्ट इन इंडिया एनी करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, कौन सा छोड़ के, अदर देन ट्रेड ट्रांजैक्शन, किसके बीच में, पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया एंड पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया हु इज विजिट इन इंडिया मे बी मेड इन ओनली इन इंडियन रुपी. मतलब बाहर से कोई बंदा इंडिया में आया है और किसी के साथ ट्रांजैक्शन हमारे इंडिया के बंदे में हो. जैसे कई बार फॉरेनर्स आपको इंडिया में मिल जाते हैं, तो फॉरेनर्स अगर इंडिया में आ रहे हैं और आपके साथ कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं अदर देन ट्रेड ट्रांजैक्शन, तो आप उनसे कैसा पैसा रिसीव कर सकते हो, इंडियन रुपी में ले सकते हो, क्योंकि वो इंडिया में आया तो इंडियन करेंसी होगी उनके पास, तो आप ले सकते हो. इट मे बी नोटेड दैट एनी पेमेंट और रिसिप्ट अंडर रेगुलेशन 3 शैल बी मेड बाय डिपॉजिट और क्रेडिट टू द बैंक अकाउंट मेंटेन इन टर्म्स मे ऑल्सो बी मेड बाय द डेबिटर. आप बैंक अकाउंट के थ्रू भी पैसा ले सकते हो, डेबिट और क्रेडिट, जरूरी नहीं कि कैश के फॉर्म में ही लो. कंट्रीज अदर देन मेंबर कंट्रीज ऑफ ACU को छोड़ के अगर कोई है तो इंडियन रुपी या फॉरेन करेंसी किसी में भी ले सकते हो. Notwithstanding anything contained in sub regulation, receipt and payment may also be made in the manner provided by the extent of
FTP रूल्स फ्रेम। अगर मान लो FTP रूल्स अगर कुछ और बोलते हैं तो पहले उसको मानना, क्योंकि FTP क्या होता है, अभी अभी अमेंड हुई है 2023 में, नई FTP आई है। उसके बाद हर साल उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं। तो फिर जैसा अगर उसमें बोला है तो उसके लिए, क्योंकि स्पेसिफिकली अगर आप फॉरेन ट्रेड कर रहे हो तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में जैसे अमाउंट वगैरह लिखा वैसा आप लोग कर सकते हैं। Transaction other than trade transaction, receipt and payment shall be made under Nepal and Bhutan in Indian rupee in case of overseas investment in Bhutan. Payment may also be made in foreign currency. तो ट्रांजैक्शन अगर अदर देन ट्रेड ट्रांजैक्शन कर रहे हैं किसके साथ, नेपाल और भूटान के साथ, तो नेपाल और भूटान के साथ कर रहे हैं तो आप लोग ओवरसीज इन्वेस्टमेंट इन भूटान, पेमेंट में ऑल्सो भी मेड इन फॉरेन करेंसी, तो फॉरेन करेंसी में ट्रेड ट्रांजैक्शन के अलावा आप कर सकते हैं। तो आप सिंपल से इतना याद रखो कि नेपाल और भूटान के साथ आप लोग को किस ट्रांजैक्शन करना है, रुपी में। अगर वो हमें डॉलर देना चाहते हैं तो लेते वक्त हमें कोई दिक्कत नहीं, पर देते वक्त हमें क्या करना पड़ेगा, इंडियन रुपी ही देना पड़ेगा। अब आ जाते हैं हमारे कंपटीशन एक्ट में। कंपटीशन एक्ट में क्या क्या चेंजेस है, तो पहला, कार्टेल की डेफिनेशन एक बार वापस पढ़ लेना यहाँ पे। इंक्लूड एसोसिएशन ऑफ प्रोड्यूसर्स, सेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, ट्रेडर, सर्विस प्रोवाइडर, जो कि अग्रीमेंट करते हैं, अपने आप में लिमिट करते हैं, कंट्रोल, अटेम्प्ट टू कंट्रोल क्या, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल एंड प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। उसके बाद सेक्शन 5 में थोड़ा बहुत चेंज है। सेक्शन 5 में ये है कि मर्जर और अमालगमेशन क्या होता है। तो देखो हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो एक्विजिशन का मतलब होता है जब एक पार्टी ने दूसरी पार्टी का कंट्रोल एक्वायर्ड किया या फिर वोटिंग पावर एक्वायर किया एटलीस्ट 26%। द पार्टीज टू द एक्विजिशन बीइंग द एक्वायर एंड द एंटरप्राइज हुज कंट्रोल शेयर वोटिंग राइट असेट हैज बीन एक्वायर्ड और एक्वायर्ड जॉइंटली। ग्रुप क्या होता है, ग्रुप का मतलब होता है जो, जैसे टाटा है तो टाटा ग्रुप है, तो ग्रुप टू विच एंटरप्राइज हुज कंट्रोल शेयर, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो मैं आप लोग को थोड़ा फास्ट एंड फॉरवर्ड करा रही हूँ। एक्विजिशन ऑफ कंट्रोल का मतलब क्या होता है, कंट्रोल बाय द एंटरप्राइज बाय सच पर्सन हु हैव डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंट्रोल, आपका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कंट्रोल होगा। उसके बाद अमालगमेशन भी हमने देखा था कि दो कंपनी मिलके अमालगमेट हो रही है। नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पे एक चीज चेंज हो गई है। यहाँ पे एक टेबल थी जो हमारे पास पहले थी 2000 को जब मल्टीप्लाई करते थे तो टर्नओवर आ जाता था असेट से 6000, ये 2000 की जगह अब 2500 हो गई है। मतलब अगर मैं आपको बोलूं तो अपन को थोड़ी बहुत चेंज करनी पड़ेगी टेबल, तो यहाँ पे मैं बना के दिखा देती हूँ। अगर तो इंडियन एंटरप्राइजेस मिल रही है इंडिविजुअल लेवल पे, तो इंडिया की एंटरप्राइज मिल रही है, ठीक है, या तो इंडिविजुअल लेवल पे मिलेगी या ग्रुप पे मिलेगी, तो इंडिविजुअल पे मिलेगी या फिर ग्रुप पे मिलेगी। इंडिविजुअल पे मिलती है तो दो बातें, असेट और टर्नओवर, यहाँ पे भी असेट और टर्नओवर, ठीक है। मैंने आपको बताया था इंडिविजुअल पे क्या लिमिट होती है, 2500 करोड़ से ज्यादा। मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे तो आपका आ जाएगा 7500 करोड़ से ज्यादा। इंडिविजुअल से ग्रुप में जाओगे तो 10,000 और इसको 3 से करोगे तो 30,000, ठीक है। ऐसे आ गई ये लिमिट, पहले ये लिमिट चेंज थी, अब ये लिमिट इस तरीके से कुछ करके आ गई है। मतलब ये लिमिट चेंज हो गई 2500, फिर मल्टीप्लाई बाय 3 7500, फिर मल्टीप्लाई बाय 4 10,000 और 30,000। अब आ जाते हैं आउटसाइड इंडिया पे। तो आउटसाइड इंडिया में क्या लिमिट है, एक से आउटसाइड इंडिया में क्या है, वही इंडिविजुअल मिल रहा है या फिर ग्रुप मिल रहा है। इंडिविजुअल मिल रहा है तो असेट और टर्नओवर, ग्रुप मिल रहा है तो असेट और टर्नओवर। ये है 1.25 बिलियन यूएस डॉलर, बिलियन है, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे तो कितना आ जाएगा, 3.75 डॉलर बिलियन। यहाँ से मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे तो $5 बिलियन आ जाएगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे, यहाँ से यहाँ करोगे तो 4 आता है ना, मल्टीप्लाई बाय 4, और यहाँ से यहाँ 3, ठीक है। इसका आ जाएगा $1500 बिलियन। तो एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ, देखिए 1.5 बिलियन, फिर मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे तो 3.75, ऊपर से नीचे आओगे तो 5 बिलियन और ये 15 बिलियन। कम से कम इंडिया में आपकी जो बाहर की कंपनी मिल रही है, तो हमें क्या प्रॉब्लम है, हमें ये प्रॉब्लम है कि कम से कम इंडिया की एसेट कितनी होगी, तो कम से कम दोनों ही केसेस में इंडिया की एसेट हो सकती है 250 असेट्स, और टर्नओवर क्या हो सकता है, और मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो 3750। क्लियर, यही सारी चीजें चेंज हो गई, मतलब ये पूरी टेबल चेंज हो गई है। आई थिंक आप लोग को आ गया होगा ये पूरी टेबल। अच्छा, हमने एक चीज पढ़ी थी कि अगर मान लो कि ऑलरेडी कोई लिमिट के एक्सीड जा रहा है, अगर ऑलरेडी कोई लिमिट से एक्सीड जा रहा है, तो अगर आप किसी छोटी एंटरप्राइजेस को परचेस करते हो तो आपको सीसीआई को बताने की जरूरत नहीं। वो छोटी एंटरप्राइजेस क्या है, पहले 350 और 1000 थी, अब हो गया है असेट्स 450 और ये 1250।
तो वापस सुन लो, अगर आप लोग ऑलरेडी लिमिट से एक्सीड जा रहे हो, तो अगर आप किसी छोटी एंटरप्राइजेस को खरीदते हो जिसका असेट 450 करोड़ तक है और टर्नओवर 1250 करोड़ तक है, तो आपको सीसीआई को इंटीमेट करने की जरूरत नहीं है, पर कंडीशन है कि आप खुद लिमिट से बाहर जाए। ये लिमिट वही सेम है, ग्रुप के लिए भी सेम है, इंडिविजुअल के लिए भी सेम है। नेक्स्ट, रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशन। तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके कि कोई बंदा अगर कॉम्बिनेशन में एंटर होता है तो उसको सीसीआई को बताना पड़ता है। सीसीआई को कैसे बताएगा? अगर आप लिमिट से एक्सीड करते हो तो आपकी पहले बोर्ड मीटिंग होगी, या फिर अगर कंपनी है तो बोर्ड मीटिंग होगी, या फिर अगर कंपनी नहीं हो तो कोई दूसरी अग्रीमेंट हुआ होगा, कोई अग्रीमेंट हुआ होगा, वो मीटिंग हुई होगी। उसके बाद आपको सीसीआई को बताना है। सीसीआई आपसे मैक्सिमम कितने डेज लेगा? 150 डेज। उसके बाद एक ओपन ऑफर आ गया है ना, prevent and implementation of open offer and acquisition of share and security convertible into other security from various sell through series of transaction in regulated stock exchange if the notice of acquisition with the commission such time and such manner as may be specified। अगर आप ओपन ऑफर निकाल रहे हो कि हम लोग है ना कहते हैं इस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर परचेज कर रहे हैं, तो अगर ओपन ऑफर अगर आप लोग निकालते हो तो ओपन ऑफर में आपको पहले किसको बताना पड़ेगा? सीसीआई को। The acquired does not exercise any ownership or beneficial of any interest of such convertible security including voting, receipt of dividend or any other dispute। जब तक आप कमीशन को नहीं बताते कि मैंने इस पर्टिकुलर कंपनी के इतने शेयर परचेज किए, ओपन ऑफर डाला था, तो ऐसे में जब तक आप लोग कोई भी वोटिंग राइट वगैरह नहीं कर सकते, जब तक सीसीआई को आप इंटीमेट नहीं कर सकते और सीसीआई की अप्रूवल नहीं मिल जाती। ओपन ऑफर का मतलब क्या होता है? मीन्स ओपन ऑफर मेड इन अकॉर्डिंग विद द टेक ओवर के केसेस में ओपन ऑफर दिए जाते हैं। उसके बाद कंपोजिशन ऑफ सीसीआई हम ऑलरेडी पढ़ चुके। एक चेयरपर्सन होता है, मिनिमम 2 मैक्सिमम 6 मेंबर होते हैं। क्या एक्सपीरियंस होते हैं हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके। टर्म्स पढ़ चुके, ठीक है। नेक्स्ट, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर जनरल। हाँ, ये बात मैं आपको क्लास में बता चुकी थी कि डायरेक्टर जनरल को आप कौन अपॉइंट करता है? कमिश्नर। पहले कौन करता था? पहले सेंट्रल गवर्नमेंट करती थी, अब कौन करता है? कमीशन करता है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ एडिशनल डायरेक्टर जनरल जो भी काम करेंगे वो भी आपको डायरेक्टर जनरल के अंडर में जो एडिशनल डायरेक्टर जनरल है, जॉइंट डायरेक्टर जनरल है, डेप्यूटी असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल है, उनको भी आजकल कौन अपॉइंट करता है? सीसीआई ही अपॉइंट करता है। सैलरी और अलाउंसेस इनको कौन देता है? ठीक है, तो सैलरी एंड अलाउंसेस एंड टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ डायरेक्टर जनरल एज में भी प्रिस्क्राइब दे रखा है। प्रोसीजर ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ कॉम्बिनेशन। तो याद रखना, अगर सीसीआई को आप नोटिस भेजते हो कि सीसीआई मामू हम मर्ज हो रहे हैं, सीसीआई मामू हम मर्ज हो रहे हैं, हमें बताइए कि हम सही मर्ज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। अगर आप उनको नोटिस भेजते हो तो वो इन्वेस्टिगेशन बिठाएगा। अगर उसको प्राइमा फेसी, बस ये चेंज हुआ है, देखो इस प्रोसेस में, प्रोसीजर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, द कमीशन इज अ प्राइमा फेसी ओपिनियन दैट कॉम्बिनेशन इज कॉज लाइकली टू कॉज एन एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कॉम्पिटिशन within the relevant market in India. It shall issue notice to show cause to the parties to combination, calling him to respond within 15 days of receipt of notice as why the investigation in respect of such combination should not be conducted। तो मैं इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं होने दूं? ठीक है, एक बात याद रखना, अगर मान लो सीसीआई को प्राइमा फेसी लगता है कि आप लोग के मर्ज होने की वजह से कुछ गड़बड़ हो रही है, तो आपको 15 दिन के अंदर अंदर नोटिस भेज देगा कि वो आपको मर्ज नहीं होने देगा। ये चीज बस चेंज हुई है कि प्राइमा फेसी सीसीआई ये देखता है कि अगर उसको लगता है कि दो कंपनी जब मर्ज होगी तो शायद वो आपस में मर्ज होके मोनोपोली क्रिएट कर देगी, पब्लिक का गलत फायदा उठाएगी, तो वो नोटिस भेज देगा आपके बोलने के 15 दिन के अंदर अंदर। आफ्टर रिसेप्ट ऑफ रेस्पॉन्स फॉर द पार्टी, अब पार्टीज क्या करेगी? रिस्पॉन्स करेंगी। कमीशन में कॉल्ड द रिपोर्ट फ्रॉम डायरेक्टर जनरल, फिर वो इन्वेस्टिगेशन बिठवाएगा किससे? डायरेक्टर जनरल से, और उससे क्या मांगेगा? रिपोर्ट। सच रिपोर्ट एज में बी सबमिटेड टू डायरेक्टर जनरल विद इन सच टाइम एज कमीशन में डायरेक्ट। तो जितना टाइम कमीशन, तो देख पहले सीसीआई को अगर प्राइमा फेसी लगता है कि आपका जो मर्जर है वो कुछ गड़बड़, तो 15 दिन के अंदर अंदर आपको नोटिस भेज देगा, और 15 दिन के अंदर अंदर आपको नोटिस भेजने के बाद आपको रिप्लाई करना पड़ेगा। इसका टाइम अभी पता नहीं है, सीसीआई बताएगा आपको रिप्लाई करने का टाइम, आप उस हिसाब से रिप्लाई कीजिएगा। उसके बाद आपके रिप्लाई करने के बाद वो डायरेक्टर जनरल को बोलेगा कि कैसे हमें इन्वेस्टिगेशन करना है, जो भी गड़बड़ियां हैं वो हमें बता दो। ठीक है, अब वही रिपोर्ट दे देगा डायरेक्टर जनरल। ठीक है, अगर सीसीआई को एडिशनल रिपोर्ट चाहिए तो वो 7 दिन के अंदर अंदर मांग लेगा। एडिशनल डायरेक्टर शेल फर्निश, वापस सुनो, डायरेक्टर जनरल रिपोर्ट देगा, रिपोर्ट देने के अंदर अंदर के बाद अगर आपको कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप उसको 7 दिन के अंदर अंदर बोल सकते हो। सामने वाला बंदा आपको कितने दिन में प्रोवाइड करेगा? नेक्स्ट 10 डेज में। आफ्टर रिसेप्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन फिर सीसीआई जैसा करेगा वही हाँ ना और वो करेगा।
फिर वही वाला पूरा प्रोसेस आ जाएगा कि अब हम लोग न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देंगे, न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देने के बाद इन्फॉर्मेशन मांगेंगे, फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन मांगेंगे, फाइनल ऑर्डर। बस अब आपका चेंज क्या है, वापस एक बार पूरा पूरा रिवाइज कर देती हूँ। जैसे सीसीआई को आप लोग अप्लाई करते हो कि हम मर्ज हो रहे हैं, तो सीसीआई को क्या भेजोगे आप लोग, नोटिस देंगे, मतलब एप्लीकेशन लगाओगे। आपके एप्लीकेशन लगाने के 15 दिन के अंदर अंदर सीसीआई को अगर लगता है कि प्राइमा फेसी आपका जो मर्जर है वो सही नहीं है, तो फिर वो आपको बोल सकता है कि मैं ये मर्ज नहीं होने दूंगा। उसके बाद आपको रिप्लाई करना है। आपको रिप्लाई करने के बाद अगर आपका रिप्लाई हमें लगता है कि हमें इन्वेस्टिगेशन करानी चाहिए, तो वो डायरेक्टर जनरल को बोलेगा। डायरेक्टर जनरल रिवर्ट करेगा। रिवर्ट करने के 7 दिन के अंदर अंदर अगर हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम फिर वापस डायरेक्टर जनरल को बोलेंगे। डायरेक्टर जनरल अगले 10 दिन में आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा। फिर वही न्यूज़पेपर वाला पूरा प्रोसेस आ जाएगा। The commission shall within 30 days of receipt of notice prima facie opinion that commission fees prima, वही वाली ऑफिस बात, ये सारी चीजें लिखी हुई है। नेक्स्ट मॉडिफिकेशन का प्रोसेस। अच्छा, फिर वो क्या है, हाँ बोलता है, ना बोलता है, या मॉडिफाई कराता है। मॉडिफिकेशन का प्रोसेस हम लोग ऑलरेडी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, वो भी न्यू है पूरा, पर फिर भी ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इशू ऑफ स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्शन और कमीशन और प्रपोज मॉडिफिकेशन, ये हम लोग मॉडिफिकेशन का पूरा प्रोसेस पढ़ चुके हैं। एक ही केस पढ़ लेते हैं। तो देखो, कॉम्पिटिशन एक्ट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व that during an inquiry where the commission is satisfied that the act of contravention of the provision of section 33, तो अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि कोई भी कॉन्ट्रावेंशन हुआ है सेक्शन 33 का, इट में इशू एन ऑर्डर ऑफ टेम्परेरी रेस्ट्रिक्टिंग द पार्टी फ्रॉम कैरिंग आउट दैट। मान लो लाइक ना, आपका केस चल रहा है सीसीआई में। अब सीसीआई में केस चल रहा है तो सीसीआई को अभी डिसीजन सुनाने में टाइम लगेगा, लेकिन जब तक सीसीआई डिसीजन सुनाएगा तब तक शायद आप लोग क्या कर सकते हो, उस बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हो। अब अगर आप बिजनेस को कंटिन्यू करोगे तो पब्लिक को नुकसान पहुंचाओगे, तो वो आपको क्या देगा, इट में इशू एन ऑर्डर टेम्परेरी रेस्ट्रेनिंग। टेम्परेरी रेस्ट्रेनिंग का मतलब टेम्परेरी वे में आपको रोकेगा कि जब तक मेरा फाइनल डिसीजन नहीं आता आप इस बिजनेस को कंटिन्यू नहीं करोगे। फ्रॉम कैरिंग आउट एक्ट अंटिल द कंक्लूजन ऑफ इंक्वायरी और अंटिल फर्दर ऑर्डर, या तो मैं कोई फर्दर ऑर्डर दूंगा या फाइनल ऑर्डर दूंगा, विदाउट गिविंग नोटिस टू द पार्टी वेयर इट इज डीम्ड इट नेसेसरी। The power to be exercised by the commissioner under compelling and exceptional circumstances, हमेशा नहीं बोलता कमिश्नर ऐसा है, हमेशा आपको टेम्परेरी रेस्ट्रिक्ट नहीं करेगा, किसी एक्सेप्शनल केसेस में करेगा जहां पे उसको लग रहा है पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट काम वगैरह हो रहा है। द कमीशन व्हाइल रिकॉर्डिंग अ रिजाइन ऑर्डर रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन सेटिस्फैक्टरी विद अ हायर डिग्री देन इंफॉर्मेशन ऑफ अ प्राइमा फेस। कमीशन को ये लगता है कि प्राइमा फेसियली हमें ये काम करना चाहिए, ठीक है, आपने कॉन्ट्रावेंशन किया है, कंटिन्यू कॉन्ट्रावेंशन कर रहे हो, आपको रेस्ट्रिक्ट करना इंपॉर्टेंट है। तो कुल मिलाकर अगर कमीशन को ऐसा लगता है कि जब तक मैं फाइनल ऑर्डर दूं आप कुछ बर्बादी कर दोगे, तब तक वो आपको क्या कर सकता है, रेस्ट्रिक्ट कर सकता है, लेकिन हर केस में नहीं करेगा। अगर हमें लगता है कि आप पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट काम कर रहे हो, ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हो, तो नेक्स्ट ड्यूटीज आ गई है डायरेक्टर जनरल की। तो देख लो, डायरेक्टर जनरल पहले भी पढ़ी थी हमने, पर और थोड़ा इन डेप्थ आ गया। डायरेक्टर जनरल असिस्ट द कमीशन इन इन्वेस्टिगेशन इनटू कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट रूल्स रेगुलेशन। तो एक्ट से रिलेटेड कॉन्ट्रावेंशन को इन्वेस्टिगेशन करने का काम डायरेक्टर जनरल का। मैं बोल सकती हूँ कि इन्वेस्टिगेशन विंग की तरह काम करता है, बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन विंग की तरह ही काम करता है। डायरेक्टर जनरल के पास सारे वो पावर है जो कमिश्नर ने दिए। It shall be the duty of officer, employee and agent which are under the investigation to preserve and provide all information, books, paper, document, record। हाँ, इस पे आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकता है कि मान लो डायरेक्टर जनरल किसी कंपनी में रेड मारने जाते हैं, तो अगर कभी किसी कंपनी में रेड मारने जाते हैं तो उस कंपनी का एम्प्लॉय क्या प्रोवाइड कर सकता है उनको। तो ये बोला गया है कि इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ ऑल ऑफिसर, एम्प्लॉय, एजेंट ऑफ द पार्टी विच आर अंडर इन्वेस्टिगेशन, जिनके यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन हो रही है, to preserve and provide all information, books, paper, document, record relating to the party which are custody and power of director general and any person authorized in the। तो आप उनको सारे बुक्स ऑफ अकाउंट बताओ, सारे जो भी है ना इन्फॉर्मेशन वो मांग रहे वो आपको उनको देनी पड़ेगी। नेक्स्ट, टू असिस्टेंट ऑल असिस्टेंट टू गिव ऑल असिस्टेंस इन कनेक्शन विद इन्वेस्टिगेशन, अगर वो आपकी हेल्प चाहते हैं इन्वेस्टिगेशन की तो आप कराओगे। द डायरेक्टर जनरल में रिक्वायर एनी पर्सन टू फर्निश इंफॉर्मेशन, प्रोड्यूस सच बुक्स, पेपर, डॉक्यूमेंट, रिकॉर्ड बिफोर इट और एनी पर्सन ऑथोराइज टू इट अंडर फर्निशिंग। तो डायरेक्टर जनरल को जो भी बुक्स वगैरह चाहिए होंगे वो ले लेगा और उसकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट
कर देगा। जरूरी नहीं डायरेक्टर जनरल खुद आए, अगर उसका स्टाफ आ रहा है तो वो ये काम करेगा। अगर हमें लगता है कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट जो है वो हमारे लिए एक तरीके से एविडेंस बन सकते हैं, तो हम उसको सीज कर सकते हैं मैक्सिमम 180 डेज के लिए। द डायरेक्टर जनरल में कीप हिज कस्टडी इन एनी इंफॉर्मेशन बुक्स पेपर एंड अदर डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड फॉर द पीरियड ऑफ 180 डेज देयर आफ्टर शैल रिटर्न द सेम टू द पर्सन टू whom ऑन बिहाफ द इंफॉर्मेशन बुक्स पेपर रिकॉर्ड आर प्रोड्यूस। ठीक है, तो आकर बात समझ में आ गई। तो जो उसके लिए बुक्स ऑफ अकाउंट हमने सीज किए हैं, हम उसको मतलब इन्वेस्टिगेशन करने के लिए काम ले सकते हैं उस बुक्स ऑफ अकाउंट को, और सीज करके हम उसको क्या करेंगे, अपने पास रखेंगे। पर कितने दिन के लिए डायरेक्टर जनरल कितने दिन के लिए रखेगा अपने पास? 180 डेज के लिए। लेकिन 180 डेज पे काम नहीं हुआ तो फर्दर 180 डेज मिल जाते हैं। प्रोवाइडेड दैट इंफॉर्मेशन बुक्स पेपर अदर डॉक्यूमेंट में बी कॉल्ड बाय द डायरेक्टर जनरल इफ इट नीडेड अगेंस्ट बनर। तो एक बार सीज कर लिया, वापस दे दिया, फिर वापस ले लिया। ऑर्डर इन राइटिंग, राइटिंग में ऑर्डर दे दो सामने वाले बंदे को कि अभी हमारे कंप्लीट नहीं हुआ है सीजर, तो फिर वहां पे ये दे देगा। प्रोवाइडेड फर्दर certify copy of the information books paper document as may provided applicable before director general may be provided to the party on behalf। अच्छा, कई बार क्या होता है कि डायरेक्टर जनरल बोलता है कि मुझे इस बुक्स ऑफ अकाउंट की क्या करा दो, पेपर कर फोटो कॉपी करा दीजिए और साइन कर दीजिए नीचे, तो वो भी अपन बोल सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें जो साइन कर फोटोकॉपी वगैरह में कॉस्ट कौन लगाएगा? वो कंपनी लगाएगी। तो आप सुनो, डायरेक्टर जनरल किसी कंपनी में रेट मारने जाता है तो कंपनी के एम्प्लॉय की ड्यूटी है कि उसका पूरा साथ दे, उसको पूरा इन्फॉर्म करे, साथ में ये ना कहते हैं उसको जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट की जरूरत है वो ला के दे। डायरेक्टर जनरल को लगता है कि वो एविडेंस का काम करेंगे तो आप उसको सीज कर सकते हो, लेकिन मैक्सिमम 180 डेज के लिए। अगर पर टाइम एक्सटेंड करना है तो फर्दर 180 डेज मिल जाएंगे। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था सर्टिफाइड कॉपी ऑफ इंफॉर्मेशन द डायरेक्टर जनरल में एग्जामिंग एन ओथ, ओथ दिलाता है आपको। एनी ऑफिसर एम्प्लॉय एजेंट ऑफ अ पार्टी बीइंग इन्वेस्टिगेशन, किसी की भी ओथ दिला सकता है। विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ कमीशन एनी पर्सन इन रिलेशन टू अफेयर्स ऑफ अ पार्टी बीइंग इन्वेस्टिगेशन में ऑर्डर द। तो कमीशन से पूछ लो और फिर इन जो जहाँ पे आप लोग रेट वगैरह मारने गए हो, जो ऑफिसर्स है वहाँ पे, उनकी आप क्या दिलवा सकते हो? ओथ करवा सकते हो। द एग्जामिनेशन शेल बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग, जो भी वो आप काम करोगे, एग्जामिनेशन करोगे, वो राइटिंग में होना चाहिए। ओवर एंड बाय साइन बाय द पर्सन एग्जामिंग देयर, और उस बंदे से साइन करवाना जिसके सामने आपने एग्जामिन किया है, या फिर जिसका एग्जामिनेशन हो भी रहा है वो भी कर देगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ताकि कल को कोई ये नहीं बोले कि मेरे पास तो ये सामान था और डायरेक्टर जनरल ये लेके गए, तो वो एविडेंस का काम करेगा कि आपने खुद ने साइन किया था। Where the course of investigation, Director General has reasonable ground to believe that any information, books, paper, other document relating to the company disclosed, multilateral, falsificated, secreted by the Director General। अगर आपने बुक्स ऑफ अकाउंट को फाड़ा, घुमाया, छुपाया, ऐसा कुछ काम किया, तो वहां पे आपकी है ना कहते हैं फॉर एन ऑर्डर, तो फिर आपको कहाँ लेके जाया जाएगा? चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट। The Director General may require may requisition of the service of any पुलिस, पुलिस की अगर मदद की जरूरत होती है तो वो भी ले सकते हैं। ये पुलिस का वो जो है वो आपका मदद करेगा, आपकी मतलब आप डायरेक्टर जनरल बोलेगा और फिर वो रेट मारने में हेल्प करेगा। बस इतना आप लोग कर लेना, बहुत है डायरेक्टर जनरल की ड्यूटीज, इतना भी कर लोगे तो भी इनफ है। ये कर लेना। एवरी सीजर क्या होगा? अकॉर्डिंग टू द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट के हिसाब से ही चलेगा। कंपनी कॉन्ट्रावेंट करती है तो कौन लायबल होता है? तो कंपनी के साथ कंपनी के एम्प्लॉय मतलब केएमपी लायबल होते हैं। स्टेट व्हेन द पर्सन कमिटिंग कॉन्ट्रावेंशन एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट एनी रूल्स रेगुलेशन मेड देयर अंडर इश्यू देयर अंडर एवरी कंपनी और हु एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रावेंशन वाज कमिटेड was in charge and was responsible for the conduct of business as well as company shall deem to be contravention। मतलब बंदा तो जाएगा केएमपी वाला, साथ में कौन जाएगा? कंपनी खुद भी जाएगी। पेनल्टी लगेगी कंपनी में और उस बंदे पे भी लगेगी। मैक्सिमम कितनी लग सकती है? नॉट मोर देन 10% ऑफ एवरेज इनकम ऑफ लास्ट प्रीसीडिंग ईयर। आपको याद हो तो कार्टेल और नॉन कार्टेल के केस में यही तो किया था हमने, मैक्सिमम पेनल्टी कितनी लगेगी, ये वही है। लेकिन अगर वो प्रूफ कर दे कि मैं मेरे सामने ये चीज हुई नहीं या मैंने रोकने की बहुत कोशिश की, तो फिर नहीं लगेगा। प्रोवाइडेड दैट such person liable to pay penalty if his proof the contravention was committed without his knowledge and he exercised due diligence
वुड नॉट बी लाइबल होगा या फिर वुड नॉट बी लाइबल होगा। सच पर्सन वुड would not be liable to any proof. Notwithstanding anything under where the contravention of the person, any rules, regulation made and commented, if it is proved that the contravention has take place with its concern and attributed to negligence, आपकी गलतियों की वजह से हुआ हो ये काम या फिर आपकी मर्जी से हुआ, जैसा भी हुआ है आपके ऊपर पेनल्टी लग जाएगी। कितना? 10%। आपने इनोसेंटली नहीं करवाया, आपने करवाया नहीं काम, या फिर है ना आपने उसको रोकने की बहुत कोशिश की तो आप बच जाओगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर वहां पे आप बोलोगे मेरे से गलती हो गई या है ना जानबूझ के आपने किया कुछ भी, हम तो जानबूझ के ही मानेंगे और उसमें आपके ऊपर क्या लगा देंगे? मैक्सिमम पेनल्टी लगा देंगे 10% ऑफ एवरेज इनकम ऑफ लास्ट 3 ईयर। नेक्स्ट, वाइल कंसर्निंग प्रपोजल फॉर सेटलमेंट, अब आप क्या लगाओगे? सेटलमेंट का लगाओगे। अब सेटलमेंट देखो कुछ भी नहीं है, सेटलमेंट एक तरीके का कंपाउंडिंग है। कंपाउंडिंग में हम लोग क्या करते हैं? कंपाउंडिंग में हम लोग जो भी हमारी पेनल्टीज है उसको कंपाउंड करने की कोशिश करते हैं। सेम सेटलमेंट में होता है। सेटलमेंट पढ़ते हैं देखो, एनी एंटरप्राइज अगेंस्ट होम इंक्वायरी हैज बीन इनिशिएटेड, एक ऐसी एंटरप्राइज जिन पे इंक्वायरी लग चुकी है फॉर कॉन्ट्रावेंशन अंडर सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4 मे सेटल फॉर द प्रोसीडिंग इनिशिएटेड बाय द अलाइंड कॉन्ट्रावेंशन। तो आपको क्या बोला जाएगा सेटलमेंट के लिए? सबमिट एन एप्लीकेशन इन राइटिंग टू द कमीशन सच फॉर्म एंड पेमेंट ऑफ सच फी एज में बी प्रेस्क्राइब। Application may be submitted anytime after the receipt of report of Director General, but before the passing of the order। देखो कमीशन अगर ऑर्डर पास ही कर देगा फिर काहेगा सेटलमेंट, फिर तो पेनल्टी लग गई ना। तो ऑर्डर पास करने से पहले और इंक्वायरी होने के बाद भी आप लोग सेटलमेंट मांग सकते हो। बस ये याद रख लेना, सेटलमेंट है ना ऑर्डर के बाद में बचे, जब कोर्ट ऑर्डर ही सुना देगी तो फिर तो जग मार के आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। अब आप अपनी गलती क्यों मान रहे हो? The Commission may, after taking into consideration the nature, gravity and impact of the contravention, आपने कैसा contravention किया, उसको कितना नुकसान हुआ, ये सब कुछ देखेगा। Agree the proposal of settlement, फिर वो आपको बोलेगा ठीक है कर लेते हैं, सेटलमेंट चलता है। और पेमेंट ऑफ सच अमाउंट ऑफ द एप्लीकेंट और अदर्स, और साथ में आपसे कुछ पैसे ले लेगा। मतलब मान लो आपके ऊपर 1 करोड़ की पेनल्टी तो आपको पेनल्टी कम कर देगा, मान लो 70 लाख की कर देगा, 60 लाख की कर देगा। इसीलिए कहते हैं कभी भी कोई गवर्नमेंट ऑफिसर आपके यहाँ पे रेट मारने आए तो आप उसके से इस तरीके से बिहेव करो कि आप उसको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो, उसको जितनी की भी नीड है, ताकि वो आपके ऊपर केस नहीं लगाए कि आपने मिस रिप्रेजेंटेशन किया है या फ्रॉड किया। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में मैंने आप लोग को ये ऑलरेडी पढ़ा दिया है कि अगर आप लोग स्टेट से नेशनल पे कमीशन पे केस लगाते हो या नेशनल से सुप्रीम कोर्ट पे जाते हो तो आपको कम से कम 50% अमाउंट डिपॉजिट किया जाता है। अब ये क्या जरूरत है 50% अमाउंट डिपॉजिट का? तो ऑब्जेक्ट ऑफ सेट फ्री डिपॉजिट इज टू अवॉइड फ्यूरियस अपील, क्योंकि लोग पहले क्या करते थे अपील पे अपील लगाते थे क्योंकि उनको इतने पैसे लगते नहीं थे। अब बोल दिया कि नहीं ऐसा नहीं होगा, अब आपको 50% डिपॉजिट कराना पड़ेगा फिर ही आप अपील लगा सकते हो। दैट्स इनफ गाइस, इस आपके इतने ही अमेंडमेंट्स है और ये आपके लिए इनफ है जितने आपके न्यू एग्जाम, मतलब अभी जो आपके एग्जाम होंगे दिसंबर में। और साथ में ही मैंने मोस्टली तो आपको क्लासेस में ही कवर करवा दिए थे, जो एडिशनल छोटे मोटे हैं वो आप लोग देख लेना। कुछ भी छोड़ के जाओ लेकिन प्लीज इसको मत छोड़ के जाना, कितना भी छोड़ के जाओ कुछ भी करके जाओ पर इसको मत छोड़ के जाना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। क्या आप लोग को इतना आ गया होगा? चलो यहीं तक रखते हैं, थैंक यू।